गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी के व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम व्याकरण में पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, इस पार्ट का पहला प्रश्न कह रहा है कि जन संचार किन किन कार्यों को संपन्न करता है। देखिए, जन संचार जो होता है इसका सबसे प्रमुख कार्य होता है सूचना देना। जनसंचार लोगों तक किसी भी घटित होने वाली घटना की सूचना पहुंचा देता है तत्काल, जिसमें टेलीविज़न तो एक ऐसा जनसंचार का माध्यम है जो लोगों को घटना की सचित्र सूचना देता है। इसीलिए इसका प्रमुख कार्य है सूचना देना। और प्रिंट माध्यम भी होता है, तो प्रिंट मीडिया का नाम ही समाचार पत्र है, जिसे हम समाचार पत्र कहते हैं, उसे प्रिंट मीडिया भी कहते हैं। और दूसरा जनसंचार का प्रमुख कार्य होता है मनोरंजन करना। लोगों के मनोरंजन के साधन के रूप में भी जनसंचार का साधन है, वह मनोरंजन के रूप में जाना जाता है। आज तो आप देख ही रहे हैं, लोगों के पास मोबाइलें होती हैं और वो भी लोगों का मनोरंजन करती हैं। समाचार पत्र में भी कुछ कार्टून वगैरह, कुछ गेम्स वगैरह ऐसे निकलते हैं जो लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो इस तरह से लोगों का मनोरंजन करना भी जनसंचार का प्रमुख कार्य है। उसी के साथ साथ लोगों को शिक्षित करना भी जनसंचार का प्रमुख कार्य है। आप देखते होंगे इस समय, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें विद्यालय बंद हैं। तो ऐसे में तमाम विद्यालय जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, और भी तमाम ऐसी साइटें हैं जिस पर जा कर के हम किसी भी विषय के, किसी भी चैप्टर का, किसी क्लास का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से लोगों को शिक्षित करने का कार्य भी जनसंचार साधन करते हैं, जनसंचार माध्यम करते हैं। अगला कार्य है इनका एजेंडा तय करना। देखिए, जनसंचार का प्रमुख कार्य होता है एजेंडा तय करना, क्योंकि जनसंचार जो है ये किसी भी मुद्दे को उठाकर उसे देश व समाज के बीच ले आते हैं, और वे सरकार व समाज के प्रतिनिधियों का मत देकर उन मुद्दों को और भी व्यापक व महत्व देकर समाज को किसी खास दिशा में मोड़ने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह से वो एजेंडा भी तय करते हैं। जैसे उन्होंने लोगों के समक्ष कोई मुद्दा उठाया और उस मुद्दे पर उन्होंने जनता की भी राय जानी, राजनेताओं की भी, यानी जो समाज के प्रतिनिधि हैं उनकी राय जानी, सरकार की राय को उन्होंने इकट्ठा किया, और इस तरह से फिर वो उस मुद्दे को एक नई दिशा दे देते हैं, अर्थात उसके लिए एक नया एजेंडा तय कर देते हैं। तो इस तरह से एजेंडा तय करना भी जनसंचार का प्रमुख कार्य है। आइए अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। अंतःवैयक्तिक जनसंचार का क्या आशय है। ठीक है ना, अंतःवैयक्तिक जनसंचार का क्या आशय है। अंतःवैयक्तिक संचार उसे कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने आप से ही बातचीत करता है तो उसे अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि जब मनुष्य अकेला होता है तो वह अपने आप से ही बातें करता रहता है, यानी स्वयं ही तर्क वितर्क करता है, या किसी घटना या किसी व्यक्ति के बारे में सोचकर उसके बारे में बातें करता है। यानी जैसे आप लोग देखते होंगे कि लोग गुनगुनाते रहते हैं, तो वो अपने आप से ही कुछ बातें करते हैं, अपने आप से ही तर्क वितर्क करते हैं। तो इसलिए इसको अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। इसमें डायरी लेखन व आत्मकथा को शामिल किया जाता है। आइए अब हम इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। समाचार पत्र के कार्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, समाचार पत्र के कार्यों को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं, जैसे समाचार संकलित करना, समाचार का संपादन करना, समाचार का मुद्रण करना और समाचार का प्रसारण करना। ये इतने भागों में हम इसको बांटते हैं। ठीक ना, क्योंकि समाचार पत्र जो होता है पहले उसके लिए समाचार संकलित किए जाते हैं, अर्थात कलेक्ट किए जाते हैं, फिर उनका संपादन किया जाता है, फिर उनका मुद्रण किया जाता है, और फिर उनका प्रसारण अर्थात वितरण किया जाता है। तो समाचार पत्र के ये कार्य हैं। अब आइए हम इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों की तुलना मुद्रण माध्यमों से कीजिए। देखिए, एक तो रेडियो होता है, उससे भी हमें समाचार मिलता है, प्राप्त होते हैं। आप देखे होंगे, रेडियो सुनते होंगे। जिस तरह से टेलीविज़न
में कुछ चैनल तो ऐसे होते हैं टेलीविज़न में, उस पर हमेशा समाचार ही आता रहता है, लेकिन कुछ चैनल ऐसे होते हैं कि जो निर्धारित समय होता है उनके समाचार प्रसारित करने का, तो वे निर्धारित समय पर समाचार प्रसारित करते हैं। तो उसी तरह से रेडियो में भी समाचार सुनाने का एक निश्चित समय होता है, उस समय पर और कुछ निश्चित मिनट होता है, उतने मिनट तक वो समाचार प्रसारित करते हैं। तो फिर आइए हम देखते हैं कि रेडियो और मुद्रण समाचार पत्रों समाचार माध्यमों में अंतर क्या है, यानी उनकी तुलना करें। तो तुलना मतलब अंतर हमें देखना होगा, तो तुलना अपने आप हो जाएगी। देखिए, अगर हम पहले रेडियो को लेते हैं तो रेडियो यह सुनते ही समाप्त हो जाता है, इसकी पहली विशेषता यह सुनते ही समाप्त हो जाता है। अर्थात रेडियो में अगर हम समाचार सुन रहे हैं, हमने समाचार की कोई पंक्ति सुनी, कोई लाइन सुनी, तो जैसे ही हमने सुना तो उस पंक्ति के बाद, उस लाइन के बाद वक्ता जो होता है वो दूसरे लाइन को बोलने लगता है, तो वो पहली पंक्ति हमारे सामने से लुप्त हो जाती है, अर्थात वो फिर हमें सुनाई नहीं देती है। जबकि मुद्रण माध्यम यह अस्थायी होता है, यह लुप्त नहीं होता। जैसे आपने मान लीजिए किसी भी समाचार पत्र के पहले पेज की किसी लाइन को पढ़ा और उसके बाद उसको पढ़ते हुए आप अंतिम पेज की अंतिम लाइन तक पहुंच गए, तब भी आप फिर पलट करके पहले पेज की उस लाइन को आप देख सकते हैं जिस लाइन को आपने पहले पढ़ा था। तो इसीलिए अस्थायी है, जबकि रेडियो में ऐसा नहीं है। और दूसरा, फिर हम रेडियो को देखते हैं तो यह समाचार हम केवल सुन सकते हैं, ठीक ना। रेडियो के समाचार को हम सुन सकते हैं, कैसे? उस क्रम से, यानी रेडियो के समाचार को हम क्रमानुसार सुन सकते हैं, और जबकि मुद्रण में क्रम की आवश्यकता नहीं होती है। रेडियो समाचार को हम क्रम से इसलिए सुनते हैं क्योंकि वक्ता जो होता है वो अपने एक निश्चित क्रम से रेडियो में समाचार को पढ़ता है, और जिस क्रम से वो पढ़ता है उसी क्रम से हमें सुनना होता है। जबकि समाचार पत्र में मान लीजिए हमने पहले पेज के समाचार को पढ़ा, फिर मध्य में पढ़ लिए, फिर लास्ट में पढ़ लिए, या पहले लास्ट को पढ़े, फिर बीच में पढ़े, और फिर आके पहले पेज के समाचार को पढ़ा है। तो इसमें हम स्वयं क्रम बना सकते हैं, इसमें कोई क्रम नहीं होता, क्रम की आवश्यकता नहीं होती। जबकि रेडियो में क्रम होता है, उसको हम क्रमानुसार ही सुन सकते हैं, ठीक ना। और दूसरा है, यानी अगला अंतर जो है, तीसरा अंतर, रेडियो समाचार सुनकर समझते हैं, और जबकि मुद्रण समाचार पढ़ने पर समझ में आता है। यानी रेडियो हम कहीं भी रख दिए, उसको ऑन करके वो समाचार सुना रहा है, हम मान लीजिए कहीं टहल रहे हैं, अपना काम उसके दाएं बाएं कर रहे हैं, तो उसकी आवाज़ हमारे कानों में पड़ रही है और उसको हम आसानी से समझ रहे हैं। लेकिन समाचार पत्र के लिए, यानी मुद्रण, जितने भी मुद्रण के माध्यम है, जैसे समाचार पत्र एग्जाम्पल के लिए, उसके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि समाचार पत्र हमको पढ़ना होगा, वो हमारी निगाहों के सामने होना चाहिए, तभी हम उसके समाचार को पढ़ सकते हैं। इसीलिए कहा गया यह पढ़ने पर ही समझ में आता है। अगला अंतर है चौथा, इसमें सुने जाने की स्पष्टता पर्याप्त होती है। यानी रेडियो में सुने जाने की स्पष्टता जो होती है वही पर्याप्त होती है, यानी जो वो बक रहा है, वक्ता बोल रहा है, उसको मैंने सुन लिया, वही स्पष्ट है, उसी से हम संतुष्ट हो जाते हैं और मान लेते हैं कि यह कह रहा है ये व्यक्ति। लेकिन मुद्रण में देखते हैं तो उसमें व्याकरण व वर्तनी की शुद्धता होनी आवश्यक है, क्योंकि समाचार पत्र को अगर हम देखते हैं उसमें कहीं भी वर्तनी की अशुद्धता है, वर्तनी गलत है, तो वह समाचार हमारी समझ में नहीं आता है। इसलिए उसमें वर्तनी की शुद्धता होना आवश्यक है, ठीक है ना। रेडियो समाचार का माध्यम शब्द व आवाज़ होती है। रेडियो समाचार का जो माध्यम होता है वह शब्द और आवाज़ पर आधारित होता है, लेकिन वहीं जब हम मुद्रण माध्यम में आते हैं तो उसमें केवल शब्द होते हैं, क्योंकि आवाज़ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। समाचार पत्र तो स्वयं बोलते नहीं हैं, उसमें केवल शब्द प्रिंट होते हैं, उन्हीं शब्दों को पढ़ करके हम समाचार के बारे में या सूचना के बारे में जान लेते हैं, उससे अवगत हो जाते हैं, ठीक ना। तो ये थी तुलना रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार और मुद्रण माध्यमों से प्रसारित समाचारों की। आइए अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं, रेडियो समाचार की कॉपी की क्या विशेषता होती है। देखिए, रेडियो समाचार की कॉपी आप देखते होंगे कि जब भी कोई समाचार, जैसे
रेडियो में तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन आप टेलीविज़न में देखिए, टीवी में जब आप देखते हैं तो वहाँ जो समाचार वक्ता होता है वह अपने सामने से या तो कुछ पन्ने हटाता रहता है या उसे पलटता रहता है। तो निश्चित है कि उसमें वह समाचार लिपिबद्ध रहते हैं जिसको वह पढ़ता है, बोलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहा है उसी को समाचार की कॉपी कहा जाता है। तो उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसको हम देख लेते हैं। देखिए, उसमें अस्पष्टता होनी चाहिए। रेडियो और समाचार की कॉपी में अस्पष्टता होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी जो शब्द लिखे हों वो बिल्कुल स्पष्ट लिखे हों ताकि वक्ता को कोई दिक्कत ना हो, वो आसानी से उसको पढ़ता जाए, इसीलिए अस्पष्टता होनी चाहिए। और रेडियो समाचार की जो कॉपी होनी चाहिए वो साफ सुथरी टंकित होनी चाहिए, यानी साफ अक्षरों में लिखी हो, और उसमें संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। रेडियो समाचार में संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि संक्षिप्त अक्षर लिख दिए गए हैं और वक्ता संयोग से वो संक्षिप्त अक्षर का पढ़ते समय उसका अर्थ नहीं निकाल पा रहा है तो समाचार गलत हो जाएगा, उसके द्वारा गलत पढ़ दिया जाएगा। इसीलिए वहाँ पर संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और कठिन शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाचार में अगर कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया गया तो उससे वक्ता को भी और सुनने वाले को भी कठिनाई होती है। इसलिए उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और यदि 5 अंकों से अधिक की संख्या लिखी हो तो उसे अंकों में ना लिखकर शब्दों में लिखना चाहिए, क्योंकि अगर 5 अंकों से अधिक की संख्या है, नंबर है, उसे हम अगर अंकों में लिख देते हैं, नंबर में ही लिखते हैं, तो हो सकता है उसके समाचार पाठक जो होता है वो उसके पढ़ने में वो कहीं गलती कर जाए। इसीलिए उसको शब्दों में लिखा होना चाहिए, अंकों में नहीं। तो ये थे समाचार की कॉपी की विशेषताएं। इतनी विशेषताएं समाचार की कॉपी में होनी चाहिए या होनी आवश्यक है। आइए अब हम इसका छठा प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता अन्य प्रकार की पत्रकारिता से किस प्रकार भिन्न है? इंटरनेट पत्रकारिता अन्य प्रकार की पत्रकारिता से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता जो है उसमें मुद्रण पत्रकारिता, टीवी पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता का संगम होता है। इंटरनेट पत्रकारिता में मुद्रण पत्रकारिता, टीवी पत्रकारिता और रेडियो पत्रकारिता का संगम होता है। इसमें शब्द, ध्वनि व दृश्य का भी प्रयोग होता है। इंटरनेट पत्रकारिता में शब्द, ध्वनि और दृश्यों का भी प्रयोग किया जाता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस पर प्रसारित समाचार हर 2 घंटे बाद अपडेट होते रहते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि इंटरनेट पर किसी घटना का वर्णन किया गया, किसी घटना को अगर आपके सामने अभी बताया गया तो 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या 1 घंटे बाद देखेंगे तो उसमें क्या प्रगति हुई वो भी आपको तत्काल सूचना के द्वारा मिल जाती है। लेकिन समाचार पत्र में ऐसा नहीं होता है। आज जो आपने समाचार पढ़ा है वो कल रात लगभग 8-10 बजे रात तक की अधिकतम सूचनाएं होती हैं। तो जब आप कल की सूचना आज पढ़ रहे हैं तो अगर कल की सूचना में कोई प्रगति हुई तो उसको आप आज नहीं पढ़ेंगे बल्कि कल पढ़ेंगे प्रिंट माध्यम के द्वारा। लेकिन रेडियो या इंटरनेट में जो व्यवस्था होती है वो हर अगले समाचार में बता दी जाती है। तो इसीलिए है कि इंटरनेट समाचार जो होते हैं वो हर 2 घंटे बाद अपडेटेड होते रहते हैं, जबकि अन्य प्रकार की पत्रकारिता में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो इस पार्ट में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम आपके नेक्स्ट पार्ट में लेकर पुनः उपस्थित होंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी के व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम व्याकरण में पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, इस पार्ट का पहला प्रश्न कह रहा है कि जनसंचार किन किन कार्यों को संपन्न करता है। देखिए, जनसंचार जो होता है इसका सबसे प्रमुख कार्य होता है सूचना देना। जनसंचार लोगों तक किसी भी घटित होने वाली घटना की सूचना पहुंचा देता है तत्काल, जिसमें टेलीविज़न तो एक ऐसा जनसंचार का माध्यम है जो लोगों को घटना की सचित्र सूचना देता है।
इसीलिए इसका प्रमुख कार्य है सूचना देना। और प्रिंट माध्यम भी होता है, तो प्रिंट मीडिया का नाम ही समाचार पत्र है, जिसे हम समाचार पत्र कहते हैं, उसे प्रिंट मीडिया भी कहते हैं। और दूसरा, जनसंचार का प्रमुख कार्य होता है मनोरंजन करना। लोगों के मनोरंजन के साधन के रूप में भी जनसंचार का साधन है, वह मनोरंजन के रूप में जाना जाता है। आज तो आप देख ही रहे हैं, लोगों के पास मोबाइलें होती हैं और वो भी लोगों का मनोरंजन करती हैं। समाचार पत्र में भी कुछ कार्टून वगैरह, कुछ गेम्स वगैरह ऐसे निकलते हैं जो लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो इस तरह से लोगों का मनोरंजन करना भी जनसंचार का प्रमुख कार्य है। उसी के साथ साथ लोगों को शिक्षित करना भी जनसंचार का प्रमुख कार्य है। आप देखते होंगे इस समय जैसे आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें विद्यालय बंद हैं, तो ऐसे में तमाम विद्यालय जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। और भी तमाम ऐसी साइटें हैं जिस पर जा कर के हम किसी भी विषय के, किसी भी चैप्टर का, किसी क्लास का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से लोगों को शिक्षित करने का कार्य भी जनसंचार साधन करते हैं, जनसंचार माध्यम करते हैं। अगला कार्य है इनका एजेंडा तय करना। देखिए, जनसंचार का प्रमुख कार्य होता है एजेंडा तय करना, क्योंकि जनसंचार जो है ये किसी भी मुद्दे को उठाकर उसे देश व समाज के बीच ले आते हैं और वे सरकार व समाज के प्रतिनिधियों का मत देकर उन मुद्दों को और भी व्यापक व महत्व देकर समाज को किसी खास दिशा में मोड़ने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह से वो एजेंडा भी तय करते हैं। जैसे उन्होंने लोगों के समक्ष कोई मुद्दा उठाया और उस मुद्दे पर उन्होंने जनता की भी राय जानी, राजनेताओं की भी, यानी जो समाज के प्रतिनिधि हैं उनकी राय जानी, सरकार की राय को उन्होंने इकट्ठा किया और इस तरह से फिर वो उस मुद्दे को एक नई दिशा दे देते हैं, अर्थात उसके लिए एक नया एजेंडा तय कर देते हैं। तो इस तरह से एजेंडा तय करना भी जनसंचार का प्रमुख कार्य है। आइए अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। अंतःवैयक्तिक जनसंचार का क्या आशय है? ठीक ना, अंतःवैयक्तिक जनसंचार का क्या आशय है? अंतःवैयक्तिक संचार उसे कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने आप से ही बातचीत करता है तो उसे अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि जब मनुष्य अकेला होता है तो वह अपने आप से ही बातें करता रहता है, यानी स्वयं ही तर्क वितर्क करता है या किसी घटना या किसी व्यक्ति के बारे में सोचकर उसके बारे में बातें करता है। यानी जैसे आप लोग देखते होंगे कि लोग गुनगुनाते रहते हैं, तो वो अपने आप से ही कुछ बातें करते हैं, अपने आप से ही तर्क वितर्क करते हैं। तो इसलिए इसको अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। इसमें डायरी लेखन व आत्मकथा को शामिल किया जाता है। आइए अब हम इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। समाचार पत्र के कार्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? देखिए, समाचार पत्र के कार्यों को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं, जैसे समाचार संकलित करना, समाचार का संपादन करना, समाचार का मुद्रण करना और समाचार का प्रसारण करना। ये इतने भागों में हम इसको बांटते हैं, ठीक ना। क्योंकि समाचार पत्र जो होता है पहले उसके लिए समाचार संकलित किए जाते हैं, अर्थात कलेक्ट किए जाते हैं, फिर उनका संपादन किया जाता है, फिर उनका मुद्रण किया जाता है और फिर उनका प्रसारण अर्थात वितरण किया जाता है। तो समाचार पत्र के ये कार्य हैं। अब आइए हम इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों की तुलना मुद्रण माध्यमों से कीजिए। देखिए, एक तो रेडियो होता है, उससे भी हमें समाचार मिलता है, प्राप्त होते हैं। आप देखे होंगे, रेडियो सुनते होंगे। जिस तरह से टेलीविज़न में कुछ चैनल तो ऐसे होते हैं टेलीविज़न में उस पर हमेशा समाचार ही आता रहता है, लेकिन कुछ चैनल ऐसे होते हैं कि जो निर्धारित समय होता है उनके समाचार प्रसारित करने का, तो वे निर्धारित समय पर समाचार प्रसारित करते हैं। तो उसी तरह से रेडियो में भी समाचार सुनाने का एक निश्चित समय होता है, उस समय पर और कुछ निश्चित मिनट होता है, उतने मिनट तक वो समाचार प्रसारित करते हैं। तो फिर आइए हम देखते हैं कि रेडियो और मुद्रण समाचार माध्यमों में अंतर क्या है, यानी उनकी तुलना करें। तो तुलना मतलब अंतर हमें देखना होगा, तो तुलना अपने आप हो जाएगी। देखिए, अगर हम पहले रेडियो
को लेते हैं तो रेडियो यह सुनते ही समाप्त हो जाता है। इसकी पहली विशेषता, यह सुनते ही समाप्त हो जाता है। अर्थात रेडियो में अगर हम समाचार सुन रहे हैं, हमने समाचार की कोई पंक्ति सुनी, कोई लाइन सुनी, तो जैसे ही हमने सुना तो उस पंक्ति के बाद, उस लाइन के बाद वक्ता जो होता है वो दूसरे लाइन को बोलने लगता है, तो वो पहली पंक्ति हमारे सामने से लुप्त हो जाती है, अर्थात वो फिर हमें सुनाई नहीं देती है। जबकि मुद्रण माध्यम यह अस्थायी होता है, यह लुप्त नहीं होता। जैसे आपने मान लीजिए किसी भी समाचार पत्र के पहले पेज की किसी लाइन को पढ़ा और उसके बाद उसको पढ़ते हुए आप अंतिम पेज की अंतिम लाइन तक पहुंच गए, तब भी आप फिर पलट करके पहले पेज की उस लाइन को आप देख सकते हैं जिस लाइन को आपने पहले पढ़ा था। तो इसीलिए अस्थायी है, जबकि रेडियो में ऐसा नहीं है। और दूसरा, फिर हम रेडियो को देखते हैं तो यह समाचार हम केवल सुन सकते हैं, ठीक ना। रेडियो के समाचार को हम सुन सकते हैं, कैसे? उस क्रम से, यानी रेडियो के समाचार को हम क्रमानुसार सुन सकते हैं, और जबकि मुद्रण में क्रम की आवश्यकता नहीं होती है। रेडियो समाचार को हम क्रम से इसलिए सुनते हैं क्योंकि वक्ता जो होता है वो अपने एक निश्चित क्रम से रेडियो में समाचार को पढ़ता है, और जिस क्रम से वो पढ़ता है उसी क्रम से हमें सुनना होता है। जबकि समाचार पत्र में मान लीजिए हमने पहले पेज की समाचार को पढ़ा, फिर मध्य में पढ़ लिए, फिर लास्ट में पढ़ लिए, या पहले लास्ट को पढ़े, फिर बीच में पढ़े, और फिर आके पहले पेज के समाचार को पढ़ा। तो इसमें हम स्वयं क्रम बना सकते हैं, इसमें कोई क्रम नहीं होता, क्रम की आवश्यकता नहीं होती। जबकि रेडियो में क्रम होता है, उसको हम क्रमानुसार ही सुन सकते हैं, ठीक ना। और दूसरा है, यानी अगला अंतर जो है, तीसरा अंतर, रेडियो समाचार सुनकर समझते हैं, और जबकि मुद्रण समाचार पढ़ने पर समझ में आता है। यानी रेडियो हम कहीं भी रख दिए, उसको ऑन करके वो समाचार सुना रहा है, हम मान लीजिए कहीं टहल रहे हैं, अपना काम उसके दाएं बाएं कर रहे हैं, तो उसकी आवाज़ हमारे कानों में पड़ रही है और उसको हम आसानी से समझ रहे हैं। लेकिन समाचार पत्र के लिए, यानी मुद्रण, जितने भी मुद्रण के माध्यम है, जैसे समाचार पत्र एग्जाम्पल के लिए, उसके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि समाचार पत्र हमको पढ़ना होगा, वो हमारी निगाहों के सामने होना चाहिए, तभी हम उसके समाचार को पढ़ सकते हैं। इसीलिए कहा गया यह पढ़ने पर ही समझ में आता है। अगला अंतर है चौथा, इसमें सुने जाने की स्पष्टता पर्याप्त होती है। यानी रेडियो में सुने जाने की स्पष्टता जो होती है वही पर्याप्त होती है, यानी जो वो बक रहा है, वक्ता बोल रहा है, उसको मैंने सुन लिया, वही स्पष्ट है, उसी से हम संतुष्ट हो जाते हैं और मान लेते हैं कि यह कह रहा है ये व्यक्ति। लेकिन मुद्रण में देखते हैं तो उसमें व्याकरण व वर्तनी की शुद्धता होनी आवश्यक है, क्योंकि समाचार पत्र को अगर हम देखते हैं उसमें कहीं भी वर्तनी की अशुद्धता है, वर्तनी गलत है, तो वह समाचार हमारी समझ में नहीं आता है। इसलिए उसमें वर्तनी की शुद्धता होना आवश्यक है, ठीक है ना। रेडियो समाचार का माध्यम शब्द व आवाज़ होती है। रेडियो समाचार का जो माध्यम होता है वह शब्द और आवाज़ पर आधारित होता है, लेकिन वहीं जब हम मुद्रण माध्यम में आते हैं तो उसमें केवल शब्द होते हैं, क्योंकि आवाज़ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। समाचार पत्र तो स्वयं बोलते नहीं हैं, उसमें केवल शब्द प्रिंट होते हैं, उन्हीं शब्दों को पढ़ करके हम समाचार के बारे में या सूचना के बारे में जान लेते हैं, उससे अवगत हो जाते हैं, ठीक ना। तो ये थी तुलना रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार और मुद्रण माध्यमों से प्रसारित समाचारों की। आइए अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं, रेडियो समाचार की कॉपी की क्या विशेषता होती है। देखिए, रेडियो समाचार की कॉपी आप देखते होंगे कि जब भी कोई समाचार, जैसे रेडियो में तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन आप टेलीविज़न में देखिए, टीवी में जब आप देखते हैं तो वहाँ जो समाचार वक्ता होता है वह अपने सामने से या तो कुछ पन्ने हटाता रहता है या उसे पलटता रहता है। तो निश्चित है कि उसमें वह समाचार लिपिबद्ध रहते हैं जिसको वह पढ़ता है, बोलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहा है उसी को समाचार की कॉपी कहा जाता है। तो उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसको हम देख लेते हैं। देखिए, उसमें अस्पष्टता होनी चाहिए। रेडियो और समाचार की कॉपी में अस्पष्टता होनी चाहिए, ठीक है, यानी जो शब्द लिखे हों वो बिल्कुल अस्पष्ट लिखे हों, ताकि वक्ता को कोई दिक्कत ना हो, वो आसानी से उसको पढ़ता जाए।
इसीलिए अस्पष्टता होनी चाहिए। और रेडियो समाचार की जो कॉपी होनी चाहिए वो साफ सुथरी टंकित होनी चाहिए, यानी साफ अक्षरों में लिखी हो, और उसमें संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। रेडियो समाचार में संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि संक्षिप्त अक्षर लिख दिए गए हैं और वक्ता संयोग से वो संक्षिप्त अक्षर का पढ़ते समय उसका अर्थ नहीं निकाल पा रहा है तो समाचार गलत हो जाएगा, उसके द्वारा गलत पढ़ दिया जाएगा। इसीलिए वहाँ पर संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और कठिन शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाचार में अगर कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया गया तो उससे वक्ता को भी और सुनने वाले को भी कठिनाई होती है। इसलिए उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और यदि 5 अंकों से अधिक की संख्या लिखी हो तो उसे अंकों में ना लिखकर शब्दों में लिखना चाहिए, क्योंकि अगर 5 अंकों से अधिक की संख्या है, नंबर है, उसे हम अगर अंकों में लिख देते हैं, नंबर में ही लिखते हैं, तो हो सकता है उसके समाचार पाठक जो होता है वो उसके पढ़ने में वो कहीं गलती कर जाए। इसीलिए उसको शब्दों में लिखा होना चाहिए, अंकों में नहीं। तो ये थे समाचार की कॉपी की विशेषताएं। इतनी विशेषताएं समाचार की कॉपी में होनी चाहिए या होनी आवश्यक है। आइए हम इसका छठा प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता अन्य प्रकार की पत्रकारिता से किस प्रकार भिन्न है? इंटरनेट पत्रकारिता अन्य प्रकार की पत्रकारिता से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता जो है उसमें मुद्रण पत्रकारिता, टीवी पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता का संगम होता है। इंटरनेट पत्रकारिता में मुद्रण पत्रकारिता, टीवी पत्रकारिता और रेडियो पत्रकारिता का संगम होता है। इसमें शब्द, ध्वनि व दृश्य का भी प्रयोग होता है। इंटरनेट पत्रकारिता में शब्द, ध्वनि और दृश्यों का भी प्रयोग किया जाता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस पर प्रसारित समाचार हर 2 घंटे बाद अपडेट होते रहते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि इंटरनेट पर किसी घटना का वर्णन किया गया, किसी घटना को अगर आपके सामने अभी बताया गया तो 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या 1 घंटे बाद देखेंगे तो उसमें क्या प्रगति हुई वो भी आपको तत्काल सूचना के द्वारा मिल जाती है। लेकिन समाचार पत्र में ऐसा नहीं होता है। आज जो आपने समाचार पढ़ा है वो कल रात लगभग 8-10 बजे रात तक की अधिकतम सूचनाएं होती हैं। तो जब आप कल की सूचना आज पढ़ रहे हैं तो अगर कल की सूचना में कोई प्रगति हुई तो उसको आप आज नहीं पढ़ेंगे बल्कि कल पढ़ेंगे प्रिंट माध्यम के द्वारा। लेकिन रेडियो या इंटरनेट में जो व्यवस्था होती है वो हर अगले समाचार में बता दी जाती है। तो इसीलिए है कि इंटरनेट समाचार जो होते हैं वो हर 2 घंटे बाद अपडेटेड होते रहते हैं, जबकि अन्य प्रकार की पत्रकारिता में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो इस पार्ट में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम आपके नेक्स्ट पार्ट में लेकर पुनः उपस्थित होंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी के व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम व्याकरण में पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, इस पार्ट का पहला प्रश्न कह रहा है कि जनसंचार किन किन कार्यों को संपन्न करता है। देखिए, जनसंचार जो होता है इसका सबसे प्रमुख कार्य होता है सूचना देना। जनसंचार लोगों तक किसी भी घटित होने वाली घटना की सूचना पहुंचा देता है तत्काल, जिसमें टेलीविज़न तो एक ऐसा जनसंचार का माध्यम है जो लोगों को घटना की सचित्र सूचना देता है। इसीलिए इसका प्रमुख कार्य है सूचना देना। और प्रिंट माध्यम भी होता है, तो प्रिंट मीडिया का नाम ही समाचार पत्र है। जिसे हम समाचार पत्र कहते हैं उसे प्रिंट मीडिया भी कहते हैं। और दूसरा, जनसंचार का प्रमुख कार्य होता है मनोरंजन करना। लोगों के मनोरंजन के साधन के रूप में भी जनसंचार का साधन है, वह मनोरंजन के रूप में जाना जाता है। आज तो आप देख ही रहे हैं लोगों के पास मोबाइलें होती हैं और वो भी लोगों का मनोरंजन करती हैं। समाचार पत्र में भी कुछ कार्टून वगैरह, कुछ गेम्स वगैरह ऐसे निकलते हैं जो लोगों का
मनोरंजन करते हैं। तो इस तरह से लोगों का मनोरंजन करना भी जनसंचार का प्रमुख कार्य है। उसी के साथ साथ लोगों को शिक्षित करना भी जनसंचार का प्रमुख कार्य है। आप देखते होंगे इस समय जैसे आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें विद्यालय बंद हैं, तो ऐसे में तमाम विद्यालय जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। और भी तमाम ऐसी साइटें हैं जिस पर जा कर के हम किसी भी विषय के किसी भी चैप्टर का किसी क्लास का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से लोगों को शिक्षित करने का कार्य भी जनसंचार साधन करते हैं, जनसंचार माध्यम करते हैं। अगला कार्य है इनका एजेंडा तय करना। देखिए, जनसंचार का प्रमुख कार्य होता है एजेंडा तय करना, क्योंकि जनसंचार जो है ये किसी भी मुद्दे को उठाकर उसे देश व समाज के बीच ले आते हैं और वे सरकार व समाज के प्रतिनिधियों का मत देकर उन मुद्दों को और भी व्यापक व महत्व देकर समाज को किसी खास दिशा में मोड़ने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह से वो एजेंडा भी तय करते हैं। जैसे उन्होंने लोगों के समक्ष कोई मुद्दा उठाया और उस मुद्दे पर उन्होंने जनता की भी राय जानी, राजनेताओं की भी, यानी जो समाज के प्रतिनिधि हैं उनकी राय जानी, सरकार की राय को उन्होंने इकट्ठा किया और इस तरह से फिर वो उस मुद्दे को एक नई दिशा दे देते हैं, अर्थात उसके लिए एक नया एजेंडा तय कर देते हैं। तो इस तरह से एजेंडा तय करना भी जनसंचार का प्रमुख कार्य है। आइए अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। अंतःवैयक्तिक जनसंचार का क्या आशय है? ठीक ना, अंतःवैयक्तिक जनसंचार का क्या आशय है? अंतःवैयक्तिक संचार उसे कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने आप से ही बातचीत करता है तो उसे अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि जब मनुष्य अकेला होता है तो वह अपने आप से ही बातें करता रहता है, यानी स्वयं ही तर्क वितर्क करता है या किसी घटना या किसी व्यक्ति के बारे में सोचकर उसके बारे में बातें करता है। यानी जैसे आप लोग देखते होंगे कि लोग गुनगुनाते रहते हैं, तो वो अपने आप से ही कुछ बातें करते हैं, अपने आप से ही तर्क वितर्क करते हैं। तो इसलिए इसको अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। इसमें डायरी लेखन व आत्मकथा को शामिल किया जाता है। आइए अब हम इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। समाचार पत्र के कार्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? देखिए, समाचार पत्र के कार्यों को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं, जैसे समाचार संकलित करना, समाचार का संपादन करना, समाचार का मुद्रण करना और समाचार का प्रसारण करना। ये इतने भागों में हम इसको बांटते हैं, ठीक ना। क्योंकि समाचार पत्र जो होता है उस पहले उसके लिए समाचार संकलित किए जाते हैं, अर्थात कलेक्ट किए जाते हैं, फिर उनका संपादन किया जाता है, फिर उनका मुद्रण किया जाता है और फिर उनका प्रसारण अर्थात वितरण किया जाता है। तो समाचार पत्र के ये कार्य हैं। अब आइए हम इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों की तुलना मुद्रण माध्यमों से कीजिए। देखिए, एक तो रेडियो होता है, उससे भी हमें समाचार मिलता है, प्राप्त होते हैं। आप देखे होंगे, रेडियो सुनते होंगे। जिस तरह से टेलीविज़न में कुछ चैनल तो ऐसे होते हैं टेलीविज़न में उस पर हमेशा समाचार ही आता रहता है, लेकिन कुछ चैनल ऐसे होते हैं कि जो निर्धारित समय होता है उनके समाचार प्रसारित करने का, तो वे निर्धारित समय पर समाचार प्रसारित करते हैं। तो उसी तरह से रेडियो में भी समाचार सुनाने का एक निश्चित समय होता है, उस समय पर और कुछ निश्चित मिनट होता है, उतने मिनट तक वो समाचार प्रसारित करते हैं। तो फिर आइए हम देखते हैं कि रेडियो और मुद्रण समाचार माध्यमों में अंतर क्या है, यानी उनकी तुलना करें। तो तुलना मतलब अंतर हमें देखना होगा, तो तुलना अपने आप हो जाएगी। देखिए, अगर हम पहले रेडियो को लेते हैं तो रेडियो यह सुनते ही समाप्त हो जाता है। इसकी पहली विशेषता, यह सुनते ही समाप्त हो जाता है। अर्थात रेडियो में अगर हम समाचार सुन रहे हैं, हमने समाचार की कोई पंक्ति सुनी, कोई लाइन सुनी, तो जैसे ही हमने सुना तो उस पंक्ति के बाद, उस लाइन के बाद वक्ता जो होता है वो दूसरे लाइन को बोलने लगता है, तो वो पहली पंक्ति हमारे सामने से लुप्त हो जाती है, अर्थात वो फिर हमें सुनाई नहीं देती है। जबकि मुद्रण माध्यम यह अस्थायी होता है, यह लुप्त नहीं होता। जैसे आपने मान लीजिए किसी भी समाचार पत्र के पहले पेज की किसी लाइन को पढ़ा और उसके बाद उसको पढ़ते हुए आप अंतिम पेज की अंतिम लाइन तक पहुंच गए,
तब भी आप फिर पलट करके पहले पेज की उस लाइन को आप देख सकते हैं जिस लाइन को आपने पहले पढ़ा था। तो इसीलिए अस्थायी है, जबकि रेडियो में ऐसा नहीं है। और दूसरा फिर हम रेडियो को देखते हैं तो यह समाचार हम केवल सुन सकते हैं, ठीक ना। रेडियो के समाचार को हम सुन सकते हैं, कैसे? उस क्रम से, यानी रेडियो के समाचार को हम क्रमानुसार सुन सकते हैं, और जबकि मुद्रण में क्रम की आवश्यकता नहीं होती है। रेडियो समाचार को हम क्रम से इसलिए सुनते हैं क्योंकि वक्ता जो होता है वो अपने एक निश्चित क्रम से रेडियो में समाचार को पढ़ता है, और जिस क्रम से वो पढ़ता है उसी क्रम से हमें सुनना होता है। जबकि समाचार पत्र में मान लीजिए हमने पहले पेज के समाचार को पढ़ा, फिर मध्य में पढ़ लिए, फिर लास्ट में पढ़ लिए, या पहले लास्ट को पढ़े, फिर बीच में पढ़े, और फिर आके पहले पेज के समाचार को पढ़ा है। तो इसमें हम स्वयं क्रम बना सकते हैं, इसमें कोई क्रम नहीं होता, क्रम की आवश्यकता नहीं होती। जबकि रेडियो में क्रम होता है, उसको हम क्रमानुसार ही सुन सकते हैं, ठीक ना। और दूसरा है, यानी अगला अंतर जो है, तीसरा अंतर, रेडियो समाचार सुनकर समझते हैं, और जबकि मुद्रण समाचार पढ़ने पर समझ में आता है। यानी रेडियो हम कहीं भी रख दिए, उसको ऑन करके वो समाचार सुना रहा है, हम मान लीजिए कहीं टहल रहे हैं, अपना काम उसके दाएं बाएं कर रहे हैं, तो उसकी आवाज़ हमारे कानों में पड़ रही है और उसको हम आसानी से समझ रहे हैं। लेकिन समाचार पत्र के लिए, यानी मुद्रण, जितने भी मुद्रण के माध्यम है, जैसे समाचार पत्र एग्जाम्पल के लिए, उसके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि समाचार पत्र हमको पढ़ना होगा, वो हमारी निगाहों के सामने होना चाहिए, तभी हम उसके समाचार को पढ़ सकते हैं। इसीलिए कहा गया यह पढ़ने पर ही समझ में आता है। अगला अंतर है चौथा, इसमें सुने जाने की स्पष्टता पर्याप्त होती है। यानी रेडियो में सुने जाने की स्पष्टता जो होती है वही पर्याप्त होती है, यानी जो वो बक रहा है, वक्ता बोल रहा है, उसको मैंने सुन लिया, वही स्पष्ट है, उसी से हम संतुष्ट हो जाते हैं और मान लेते हैं कि यह कह रहा है ये व्यक्ति। लेकिन मुद्रण में देखते हैं तो उसमें व्याकरण व वर्तनी की शुद्धता होनी आवश्यक है, क्योंकि समाचार पत्र को अगर हम देखते हैं उसमें कहीं भी वर्तनी की अशुद्धता है, वर्तनी गलत है, तो वह समाचार हमारी समझ में नहीं आता है। इसलिए उसमें वर्तनी की शुद्धता होना आवश्यक है, ठीक है ना। रेडियो समाचार का माध्यम शब्द व आवाज़ होती है। रेडियो समाचार का जो माध्यम होता है वह शब्द और आवाज़ पर आधारित होता है, लेकिन वहीं जब हम मुद्रण माध्यम में आते हैं तो उसमें केवल शब्द होते हैं, क्योंकि आवाज़ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। समाचार पत्र तो स्वयं बोलते नहीं हैं, उसमें केवल शब्द प्रिंट होते हैं, उन्हीं शब्दों को पढ़ करके हम समाचार के बारे में या सूचना के बारे में जान लेते हैं, उससे अवगत हो जाते हैं, ठीक ना। तो ये थी तुलना रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार और मुद्रण माध्यमों से प्रसारित समाचारों की। आइए अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं, रेडियो समाचार की कॉपी की क्या विशेषता होती है। देखिए, रेडियो समाचार की कॉपी आप देखते होंगे कि जब भी कोई समाचार, जैसे रेडियो में तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन आप टेलीविज़न में देखिए, टीवी में जब आप देखते हैं तो वहाँ जो समाचार वक्ता होता है वह अपने सामने से या तो कुछ पन्ने हटाता रहता है या उसे पलटता रहता है। तो निश्चित है कि उसमें वह समाचार लिपिबद्ध रहते हैं जिसको वह पढ़ता है, बोलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहा है उसी को समाचार की कॉपी कहा जाता है। तो उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसको हम देख लेते हैं। देखिए, उसमें अस्पष्टता होनी चाहिए। रेडियो और समाचार की कॉपी में अस्पष्टता होनी चाहिए, ठीक है ना। जो शब्द लिखे हों वो बिल्कुल स्पष्ट लिखे हों, ताकि वक्ता को कोई दिक्कत ना हो, वो आसानी से उसको पढ़ता जाए, इसीलिए अस्पष्टता होनी चाहिए। और रेडियो समाचार की जो कॉपी होनी चाहिए वो साफ सुथरी टंकित होनी चाहिए, यानी साफ अक्षरों में लिखी हो, और उसमें संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। रेडियो समाचार में संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि संक्षिप्त अक्षर लिख दिए गए हैं और वक्ता संयोग से वो संक्षिप्त अक्षर का पढ़ते समय उसका अर्थ नहीं निकाल पा रहा है तो समाचार गलत हो जाएगा, उसके द्वारा गलत पढ़ दिया जाएगा। इसीलिए वहाँ पर संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
और कठिन शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाचार में अगर कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया गया तो उससे वक्ता को भी और सुनने वाले को भी कठिनाई होती है। इसलिए उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और यदि 5 अंकों से अधिक की संख्या लिखी हो तो उसे अंकों में ना लिखकर शब्दों में लिखना चाहिए, क्योंकि अगर 5 अंकों से अधिक की संख्या है, नंबर है, उसे हम अगर अंकों में लिख देते हैं, नंबर में ही लिखते हैं, तो हो सकता है उसके समाचार पाठक जो होता है वो उसके पढ़ने में वो कहीं गलती कर जाए। इसीलिए उसको शब्दों में लिखा होना चाहिए, अंकों में नहीं। तो ये थे समाचार की कॉपी की विशेषताएं। इतनी विशेषताएं समाचार की कॉपी में होनी चाहिए या होनी आवश्यक है। आइए हम इसका छठा प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता अन्य प्रकार की पत्रकारिता से किस प्रकार भिन्न है? इंटरनेट पत्रकारिता अन्य प्रकार की पत्रकारिता से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता जो है उसमें मुद्रण पत्रकारिता, टीवी पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता का संगम होता है। इंटरनेट पत्रकारिता में मुद्रण पत्रकारिता, टीवी पत्रकारिता और रेडियो पत्रकारिता का संगम होता है। इसमें शब्द, ध्वनि व दृश्य का भी प्रयोग होता है। इंटरनेट पत्रकारिता में शब्द, ध्वनि और दृश्यों का भी प्रयोग किया जाता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस पर प्रसारित समाचार हर 2 घंटे बाद अपडेट होते रहते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि इंटरनेट पर किसी घटना का वर्णन किया गया, किसी घटना को अगर आपके सामने अभी बताया गया तो 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या 1 घंटे बाद देखेंगे तो उसमें क्या प्रगति हुई वो भी आपको तत्काल सूचना के द्वारा मिल जाती है। लेकिन समाचार पत्र में ऐसा नहीं होता है। आज जो आपने समाचार पढ़ा है वो कल रात लगभग 8-10 बजे रात तक की अधिकतम सूचनाएं होती हैं। तो जब आप कल की सूचना आज पढ़ रहे हैं तो अगर कल की सूचना में कोई प्रगति हुई तो उसको आप आज नहीं पढ़ेंगे बल्कि कल पढ़ेंगे प्रिंट माध्यम के द्वारा। लेकिन रेडियो या इंटरनेट में जो व्यवस्था होती है वो हर अगले समाचार में बता दी जाती है। तो इसीलिए है कि इंटरनेट समाचार जो होते हैं वो हर 2 घंटे बाद अपडेटेड होते रहते हैं, जबकि अन्य प्रकार की पत्रकारिता में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो इस पार्ट में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम आपके नेक्स्ट पार्ट में लेकर पुनः उपस्थित होंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी के व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम व्याकरण में पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, इस पार्ट का पहला प्रश्न कह रहा है कि जनसंचार किन किन कार्यों को संपन्न करता है। देखिए, जनसंचार जो होता है इसका सबसे प्रमुख कार्य होता है सूचना देना। जनसंचार लोगों तक किसी भी घटित होने वाली घटना की सूचना पहुंचा देता है तत्काल, जिसमें टेलीविज़न तो एक ऐसा जनसंचार का माध्यम है जो लोगों को घटना की सचित्र सूचना देता है। इसीलिए इसका प्रमुख कार्य है सूचना देना। और प्रिंट माध्यम भी होता है, तो प्रिंट मीडिया का नाम ही समाचार पत्र है। जिसे हम समाचार पत्र कहते हैं उसे प्रिंट मीडिया भी कहते हैं। और दूसरा जनसंचार का प्रमुख कार्य होता है मनोरंजन करना। लोगों के मनोरंजन के साधन के रूप में भी जनसंचार का साधन है, वह मनोरंजन के रूप में जाना जाता है। आज तो आप देख ही रहे हैं लोगों के पास मोबाइलें होती हैं और वो भी लोगों का मनोरंजन करती हैं। समाचार पत्र में भी कुछ कार्टून वगैरह, कुछ गेम्स वगैरह ऐसे निकलते हैं जो लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो इस तरह से लोगों का मनोरंजन करना भी जनसंचार का प्रमुख कार्य है। उसी के साथ साथ लोगों को शिक्षित करना भी जनसंचार का प्रमुख कार्य है। आप देखते होंगे इस समय जैसे आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है जिसमें विद्यालय बंद हैं, तो ऐसे में तमाम विद्यालय जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। और भी तमाम ऐसी साइटें हैं जिस पर जा कर के हम किसी भी विषय के किसी भी चैप्टर का किसी क्लास का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं।
तो इस तरह से लोगों को शिक्षित करने का कार्य भी जनसंचार साधन करते हैं, जनसंचार माध्यम करते हैं। अगला कार्य है इनका एजेंडा तय करना। देखिए, जनसंचार का प्रमुख कार्य होता है एजेंडा तय करना, क्योंकि जनसंचार जो है ये किसी भी मुद्दे को उठाकर उसे देश व समाज के बीच ले आते हैं और वे सरकार व समाज के प्रतिनिधियों का मत देकर उन मुद्दों को और भी व्यापक व महत्व देकर समाज को किसी खास दिशा में मोड़ने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह से वो एजेंडा भी तय करते हैं। जैसे उन्होंने लोगों के समक्ष कोई मुद्दा उठाया और उस मुद्दे पर उन्होंने जनता की भी राय जानी, राजनेताओं की भी, यानी जो समाज के प्रतिनिधि हैं उनकी राय जानी, सरकार की राय को उन्होंने इकट्ठा किया और इस तरह से फिर वो उस मुद्दे को एक नई दिशा दे देते हैं, अर्थात उसके लिए एक नया एजेंडा तय कर देते हैं। तो इस तरह से एजेंडा तय करना भी जनसंचार का प्रमुख कार्य है। आइए अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। अंतःवैयक्तिक जनसंचार का क्या आशय है? ठीक ना, अंतःवैयक्तिक जनसंचार का क्या आशय है? अंतःवैयक्तिक संचार उसे कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने आप से ही बातचीत करता है तो उसे अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि जब मनुष्य अकेला होता है तो वह अपने आप से ही बातें करता रहता है, यानी स्वयं ही तर्क वितर्क करता है या किसी घटना या किसी व्यक्ति के बारे में सोचकर उसके बारे में बातें करता है। यानी जैसे आप लोग देखते होंगे कि लोग गुनगुनाते रहते हैं, तो वो अपने आप से ही कुछ बातें करते हैं, अपने आप से ही तर्क वितर्क करते हैं। तो इसलिए इसको अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। इसमें डायरी लेखन व आत्मकथा को शामिल किया जाता है। आइए अब हम इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। समाचार पत्र के कार्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? देखिए, समाचार पत्र के कार्यों को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं, जैसे समाचार संकलित करना, समाचार का संपादन करना, समाचार का मुद्रण करना और समाचार का प्रसारण करना। ये इतने भागों में हम इसको बांटते हैं, ठीक ना। क्योंकि समाचार पत्र जो होता है उस पहले उसके लिए समाचार संकलित किए जाते हैं, अर्थात कलेक्ट किए जाते हैं, फिर उनका संपादन किया जाता है, फिर उनका मुद्रण किया जाता है और फिर उनका प्रसारण अर्थात वितरण किया जाता है। तो समाचार पत्र के ये कार्य हैं। अब आइए हम इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों की तुलना मुद्रण माध्यमों से कीजिए। देखिए, एक तो रेडियो होता है, उससे भी हमें समाचार मिलता है, प्राप्त होते हैं। आप देखे होंगे, रेडियो सुनते होंगे। जिस तरह से टेलीविज़न में कुछ चैनल तो ऐसे होते हैं टेलीविज़न में उस पर हमेशा समाचार ही आता रहता है, लेकिन कुछ चैनल ऐसे होते हैं कि जो निर्धारित समय होता है उनके समाचार प्रसारित करने का, तो वे निर्धारित समय पर समाचार प्रसारित करते हैं। तो उसी तरह से रेडियो में भी समाचार सुनाने का एक निश्चित समय होता है, उस समय पर और कुछ निश्चित मिनट होता है, उतने मिनट तक वो समाचार प्रसारित करते हैं। तो फिर आइए हम देखते हैं कि रेडियो और मुद्रण समाचार माध्यमों में अंतर क्या है, यानी उनकी तुलना करें। तो तुलना मतलब अंतर हमें देखना होगा, तो तुलना अपने आप हो जाएगी। देखिए, अगर हम पहले रेडियो को लेते हैं तो रेडियो यह सुनते ही समाप्त हो जाता है। इसकी पहली विशेषता यह सुनते ही समाप्त हो जाता है। अर्थात रेडियो में अगर हम समाचार सुन रहे हैं, हमने समाचार की कोई पंक्ति सुनी, कोई लाइन सुनी, तो जैसे ही हमने सुना तो उस पंक्ति के बाद, उस लाइन के बाद वक्ता जो होता है वो दूसरे लाइन को बोलने लगता है, तो वो पहली पंक्ति हमारे सामने से लुप्त हो जाती है, अर्थात वो फिर हमें सुनाई नहीं देती है। जबकि मुद्रण माध्यम यह अस्थायी होता है, यह लुप्त नहीं होता। जैसे आपने मान लीजिए किसी भी समाचार पत्र के पहले पेज की किसी लाइन को पढ़ा और उसके बाद उसको पढ़ते हुए आप अंतिम पेज की अंतिम लाइन तक पहुंच गए, तब भी आप फिर पलट करके पहले पेज की उस लाइन को आप देख सकते हैं जिस लाइन को आपने पहले पढ़ा था। तो इसीलिए अस्थायी है, जबकि रेडियो में ऐसा नहीं है। और दूसरा, फिर हम रेडियो को देखते हैं तो यह समाचार हम केवल सुन सकते हैं, ठीक ना। रेडियो के समाचार को हम सुन सकते हैं, कैसे? उस क्रम से, यानी रेडियो के समाचार को हम क्रमानुसार सुन सकते हैं, और जबकि मुद्रण में क्रम की आवश्यकता नहीं होती है।
रेडियो समाचार को हम क्रम से इसलिए सुनते हैं क्योंकि वक्ता जो होता है वो अपने एक निश्चित क्रम से रेडियो में समाचार को पढ़ता है और जिस क्रम से वो पढ़ता है उसी क्रम से हमें सुनना होता है। जबकि समाचार पत्र में मान लीजिए हमने पहले पेज के समाचार को पढ़ा, फिर मध्य में पढ़ लिए, फिर लास्ट में पढ़ लिए, या पहले लास्ट को पढ़े, फिर बीच में पढ़े और फिर आके पहले पेज के समाचार को पढ़ें, तो इसमें हम स्वयं क्रम बना सकते हैं। इसमें कोई क्रम नहीं होता, क्रम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि रेडियो में क्रम होता है, उसको हम क्रमानुसार ही सुन सकते हैं। ठीक ना। और दूसरा है, यानी अगला अंतर जो है, तीसरा अंतर, रेडियो समाचार सुनकर समझते हैं और जबकि मुद्रण समाचार पढ़ने पर समझ में आता है। यानी रेडियो हम कहीं भी रख दिए, उसको ऑन करके वो समाचार सुना रहा है, हम मान लीजिए कहीं टहल रहे हैं, अपना काम उसके दाएं बाएं कर रहे हैं, तो उसकी आवाज़ हमारे कानों में पड़ रही है और उसको हम आसानी से समझ रहे हैं। लेकिन समाचार पत्र के लिए, यानी मुद्रण, जितने भी मुद्रण के माध्यम है, जैसे समाचार पत्र एग्जाम्पल के लिए, उसके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि समाचार पत्र हमको पढ़ना होगा, वो हमारी निगाहों के सामने होना चाहिए, तभी हम उसके समाचार को पढ़ सकते हैं। इसीलिए कहा गया यह पढ़ने पर ही समझ में आता है। अगला अंतर है चौथा, इसमें सुने जाने की स्पष्टता पर्याप्त होती है। यानी रेडियो में सुने जाने की स्पष्टता जो होती है वही पर्याप्त होती है, यानी जो वो बक रहा है, वक्ता बोल रहा है, उसको मैंने सुन लिया, वही स्पष्ट है, उसी से हम संतुष्ट हो जाते हैं और मान लेते हैं कि यह कह रहा है ये व्यक्ति। लेकिन मुद्रण में देखते हैं तो उसमें व्याकरण व वर्तनी की शुद्धता होनी आवश्यक है, क्योंकि समाचार पत्र को अगर हम देखते हैं उसमें कहीं भी वर्तनी की अशुद्धता है, वर्तनी गलत है, तो वह समाचार हमारी समझ में नहीं आता है। इसलिए उसमें वर्तनी की शुद्धता होना आवश्यक है। ठीक है ना। रेडियो समाचार का माध्यम शब्द व आवाज होती है। रेडियो समाचार का जो माध्यम होता है वह शब्द और आवाज पर आधारित होता है। लेकिन वहीं जब हम मुद्रण माध्यम में आते हैं तो उसमें केवल शब्द होते हैं, क्योंकि आवाज़ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। समाचार पत्र तो स्वयं बोलते नहीं हैं, उसमें केवल शब्द प्रिंट होते हैं, उन्हीं शब्दों को पढ़ करके हम समाचार के बारे में या सूचना के बारे में जान लेते हैं, उससे अवगत हो जाते हैं। ठीक ना। तो ये थी तुलना रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार और मुद्रण माध्यमों से प्रसारित समाचारों की। आइए अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। रेडियो समाचार की कॉपी की क्या विशेषता होती है। देखिए, रेडियो समाचार की कॉपी आप देखते होंगे कि जब भी कोई समाचार, जैसे रेडियो में तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन आप टेलीविज़न में देखिए, टीवी में जब आप देखते हैं तो वहाँ जो समाचार वक्ता होता है वह अपने सामने से या तो कुछ पन्ने हटाता रहता है या उसे पलटता रहता है। तो निश्चित है कि उसमें वह समाचार लिपिबद्ध रहते हैं जिसको वह पढ़ता है, बोलता है। ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहा है उसी को समाचार की कॉपी कहा जाता है। तो उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसको हम देख लेते हैं। देखिए, उसमें अस्पष्टता होनी चाहिए। रेडियो और समाचार की कॉपी में अस्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है ना। जो शब्द लिखे हों वो बिल्कुल अस्पष्ट लिखे हों, ताकि वक्ता को कोई दिक्कत ना हो, वो आसानी से उसको पढ़ता जाए। इसीलिए अस्पष्टता होनी चाहिए। और रेडियो समाचार की जो कॉपी होनी चाहिए वो साफ सुथरी टंकित होनी चाहिए, यानी साफ अक्षरों में लिखी हो, और उसमें संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। रेडियो समाचार में संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि संक्षिप्त अक्षर लिख दिए गए हैं और वक्ता संयोग से वो संक्षिप्त अक्षर का पढ़ते समय उसका अर्थ नहीं निकाल पा रहा है तो समाचार गलत हो जाएगा, उसके द्वारा गलत पढ़ दिया जाएगा। इसीलिए वहाँ पर संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और कठिन शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाचार में अगर कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया गया तो उससे वक्ता को भी और सुनने वाले को भी कठिनाई होती है। इसलिए उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और यदि 5 अंकों से अधिक की संख्या लिखी हो तो उसे अंकों में ना लिखकर शब्दों में लिखना चाहिए, क्योंकि अगर 5 अंकों से अधिक की संख्या है, नंबर है, उसे हम अगर अंकों में लिख देते हैं, नंबर में ही लिखते हैं, तो हो सकता है उसके समाचार पाठक जो होता है वो उसके पढ़ने में वो कहीं गलती कर जाए।
इसीलिए उसको शब्दों में लिखा होना चाहिए, अंकों में नहीं। तो ये थे समाचार की कॉपी की विशेषताएं। इतनी विशेषताएं समाचार की कॉपी में होनी चाहिए या होनी आवश्यक है। आइए अब हम इसका छठा प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता अन्य प्रकार की पत्रकारिता से किस प्रकार भिन्न है? इंटरनेट पत्रकारिता अन्य प्रकार की पत्रकारिता से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता जो है उसमें मुद्रण पत्रकारिता, टीवी पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता का संगम होता है। इंटरनेट पत्रकारिता में मुद्रण पत्रकारिता, टीवी पत्रकारिता और रेडियो पत्रकारिता का संगम होता है। इसमें शब्द, ध्वनि व दृश्य का भी प्रयोग होता है। इंटरनेट पत्रकारिता में शब्द, ध्वनि और दृश्यों का भी प्रयोग किया जाता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस पर प्रसारित समाचार हर 2 घंटे बाद अपडेट होते रहते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि इंटरनेट पर किसी घटना का वर्णन किया गया, किसी घटना को अगर आपके सामने अभी बताया गया तो 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या 1 घंटे बाद देखेंगे तो उसमें क्या प्रगति हुई वो भी आपको तत्काल सूचना के द्वारा मिल जाती है। लेकिन समाचार पत्र में ऐसा नहीं होता है। आज जो आपने समाचार पढ़ा है वो कल रात लगभग 8-10 बजे रात तक की अधिकतम सूचनाएं होती हैं। तो जब आप कल की सूचना आज पढ़ रहे हैं तो अगर कल की सूचना में कोई प्रगति हुई तो उसको आप आज नहीं पढ़ेंगे बल्कि कल पढ़ेंगे प्रिंट माध्यम के द्वारा। लेकिन रेडियो या इंटरनेट में जो व्यवस्था होती है वो हर अगले समाचार में बता दी जाती है। तो इसीलिए है कि इंटरनेट समाचार जो होते हैं वो हर 2 घंटे बाद अपडेटेड होते रहते हैं, जबकि अन्य प्रकार की पत्रकारिता में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो इस पार्ट में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम आपके नेक्स्ट पार्ट में लेकर पुनः उपस्थित होंगे। थैंक यू।